एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछली बार जो हमारा ऑनलाइन बेस पर एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में जो 6 फरवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम के बुकलेट से आज हम सीटीपी पोर्शन के 30 क्वेश्चंस आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो को आप मॉक टेस्ट के रूप में लीजिएगा और आज की इस वीडियो में हम अपना स्पीड थोड़ा ज़्यादा रखेंगे ताकि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सके, क्योंकि अब ज़्यादा डीप में पढ़ने की टाइम भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डीप में अब जाना चाहिए। तो आज हम एक वन लाइनर क्वेश्चंस की तरह, मॉक टेस्ट की तरह इस वीडियो में 30 क्वेश्चन सीटीपी के सॉल्व करेंगे। तो बिना देर करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर परिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता चर्चा करता है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के आपको डर नहीं जाना है। इसमें क्या पूछ रहा है, ये इसी पर सारे ऑप्शंस छिपे हुए हैं कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता जो चर्चा करता है, वो मानवीय क्षमताओं की कौन सी चीज़ की व्याख्या करता है। तो जो बच्चा ये सब चीज़ें कर लेगा, जैसे समस्या समाधान कर लेगा, समालोचनात्मक चिंतन कर लेगा, तर्क करना समझ जाएगा, तो उसमें कौन सी मानवीय क्षमता होगी? संज्ञानात्मक ना। संज्ञानात्मक मतलब जो हर चीज़ से बच्चा जिस हर चीज़ में एक्टिव हो, सब कुछ तर्क वितर्क, समालोचनात्मक चिंतन, समस्या का समाधान सब कुछ करना जानता हो, तो उसे ही संज्ञानात्मक कहते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हेड टू डाउन, सिर से पैर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान डैश सामाजिकरण का प्राथमिक कारण है और समाजीकरण का द्वितीयक कारण है। तो आप लोग को पता ही होगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड का सबसे प्रथम कारण जो कारक होता है वो उसकी फैमिली और पेरेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर परिवार हो जाएगा। तो ऑप्शन में हम देखेंगे परिवार कहाँ है, पहले ये परिवार, और समाजीकरण का द्वितीय कारण विद्यालय। तो सही ऑप्शन हमारा 3rd हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो डैश उत्पन्न होता है। जीन पियाजे के थ्योरी के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होगा? अनुकरण, असंतुलन, संरक्षण, विकास का समीपस्थ क्षेत्र। तो जीन पियाजे जी ने असंतुलन के बारे में बोला है कि अगर एक कोई स्कीमा है वो संतुष्ट परिणाम नहीं दे रहा है तो उसमें असंतुलन पैदा होगा। तो सही ऑप्शन हमारा 2nd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु अस्थायित्व का समझना प्रारंभ करते हैं? वस्तु अस्थायित्व के बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में अपने बताया था। इससे जुड़े हर एक बैच में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इतना आप समझ लीजिए कि इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जीन पियाजे के ये जो चारों स्टेज दिए गए हैं SPCF, इनसे 2 या 3 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो वस्तु अस्थायित्व का गुण बच्चे में किस स्टेज पर आ जाता है? तो संवेदी गामक स्टेज में ही आ जाता है, सेंसरी मोटर में ही ना। वस्तु अस्थायित्व का गुण तो सबसे पहले आता है उसमें। तो सही ऑप्शन हमारा 1st हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। हेंज की एक कहानी है जो आप लोगों को पता ही होगा कि वो अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए दवाई को चुरा लेते हैं। तो यहाँ पर वही इससे क्वेश्चन पूछा गया है। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होती है। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो देखेंगे, रमन सोच रहा है कि वो पैसा चुराया तो उससे समाज में अपराध है, समाज में और अव्यवस्था पैदा होगी। तो उसमें कौन सी नैतिक विकास की अवस्था है? चेक करते हैं। आज्ञाकारी और दंड विन्यास, नहीं, उसमें ये थोड़ी ना कर रहा है कि पैसा चोरी कर लिया तो उससे दंड मिलेगा, गलत। यंत्रीय उद्देश्य विन्यास, नहीं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अच्छा बनने की कोशिश भी यहाँ नहीं कर रहा है वो। कानून एवं व्यवस्था विन्यास, उसका कहने का मतलब ये समाज में अपराध है और इससे अव्यवस्था पैदा होगी। उसके कहने का मतलब है कि जो कानून बना है उस पर ही चलना चाहिए, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। तो उसमें कानून एवं व्यवस्था विन्यास की नैतिक विकास के चरण में है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवागोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? लेवागोस्की से क्वेश्चन आ गया और लेवागोस्की को क्वेश्चन जहाँ पर आ जाए वहाँ पर समाज, संस्कृति और भाषा, ये तीनों जरूर होते हैं। तो चेक कर लेते हैं हम ऑप्शन। सामाजिक पृथक्करण अधिगम में योगदान देता है, नहीं। इन्होंने तो समाज से इंटरेक्ट करने के लिए कहा है, पृथक्करण नहीं करने के लिए बोला है। बच्चे दूसरों के सहयोग के बिना सर्वाधिक अच्छी तरह से सीखते हैं, गलत। ये भी तो वो नहीं बोले हैं, इसका जस्ट अपोजिट बोले हैं कि बच्चा जितना ज़्यादा सहयोग से सीखेगा उतना ज़्यादा उसके अधिगम में सुधार आएगा। संकेत और मदद अधिगम की गति में अवरोध पैदा करते हैं, नहीं, ये भी गलत है। सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं, हमने कहा ना, जहाँ पर वैगोस्की जी आ गए वहाँ पर संस्कृति, भाषा और समाज वो हो जाएगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
लेवागोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुन्नत करती है। फिर लेवागोस्की जी का क्वेश्चन आ गया और लगभग उसी से जुड़ा हुआ ये भी क्वेश्चन है और आंसर भी उसका वही होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। निष्क्रिय अनुकरण, सहगामी अधिगम, व्याख्यात्मक शिक्षण, उद्दीपन, प्रतिक्रिया, अनुकूलन। तो समाज और सहयोगात्मक अधिगम करके यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ये ना सहगामी अधिगम, मतलब यहाँ पर बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करके चीज़ें सीख रहे हैं। तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है। जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है तो वो किसकी अनुशंसा करेगी, देख लेते हैं। मानकीकृत पाठ्यचर्या नहीं है तो निगेटिव है। पुस्तक और दंड का इस्तेमाल, ये भी निगेटिव। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देना और योग्यता के सत्तावादी मत का विकास करना। सत्तावादी हिटलरगिरी नहीं करनी है। सही ऑप्शन हमारा ये होगा कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में देना, तभी बाल केंद्रित शिक्षा सही रूप से चल पाएगी कि आप किसी भी समाज, किसी भी बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, सबकी विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आप उनको शिक्षित करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन, हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के अनुसार बुद्धि है। हावर्ड गार्डनर की थ्योरी के बारे में क्वेश्चंस आ गए कि सभी बच्चों में एक समान स्तर होते नहीं, इन्होंने बहुविधि बुद्धि का सिद्धांत दिया है, तो एक समान स्तर कैसे होंगे। एक सामान्य योग्यता है जिसका कोई जैविक आधार नहीं, गलत। जन्म से ही स्थिर है, इस पर परिवेशीय कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत, जरूर प्रभाव पड़ता है। कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। विभिन्न प्रकार की बुद्धि मैंने आपको पहले ही बताया, हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, तो सही ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन। अधिगम का सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है, बिल्कुल सही। बच्चे को सहयोग करके, समाज में एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीखने के लिए अगर आप कक्षा में उस तरह का परिवेश बनाएंगे तो वो अच्छे से सीख पाएंगे। इसका तर्क देख लेते हैं। भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं है। अरे भैया ये तो गलत है बिल्कुल भी। भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की तो बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। भाषा विकास पूरी तरह से जैवीय परिपक्वता पर निर्भर करती है, बिल्कुल गलत। जैवीय और पर्यावरणीय परिपक्वता दोनों पर निर्भर करती है, तो हमारा ये सही हो जाएगा, ये गलत। मतलब ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं और लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। इस कथन में किस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, मतलब उन लड़कों को बताया जा रहा है कि आप लोग बहुत मजबूत हो, रोना थोड़ी ना चाहिए यार आप लोगों को। और लड़कियों को बताया जा रहा है कि आप लोग लड़कों की तरह काम नहीं कर सकती, आप लोगों का काम अलग है, लड़कों का काम अलग है। तो यहाँ पर क्या चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, जेंडर समानता। अरे भैया ये तो पूरा उल्टा है। जेंडर समता नहीं, जेंडर सशक्तिकरण बिल्कुल भी नहीं, जेंडर रूढ़िवादिता को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है कि बच्ची ये काम करेगी, बच्चा वो काम करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन, बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तित्व विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन आप एक दो बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप क्वेश्चन भी समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तित्व विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियां प्रस्तुत करके, उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने के अवसर देकर, उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने के अवसर देकर। तो तीनों तो पॉजिटिव हैं, इसमें तीनों को बच्चों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, अवसर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर निगेटिव पूछा गया हमारा ना, उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण, लेबलिंग नहीं करना है बच्चों में कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम बहुत तेज बच्चे हो क्लास में, तुम बहुत कमजोर हो, गधे हो, और उनको पृथक कर तो बिल्कुल भी नहीं करना है, सबको इंक्लूड करके पढ़ाना है। तो सही ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आकलन करने का मुख्य कारण क्या हो सकता है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, बिल्कुल नहीं, ये तो निगेटिव है बिल्कुल भी। अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना, तो ये हमारा सही हो जाएगा कि बच्चे किस स्टेज पर सीख रहे हैं, किस तरह से सीख रहे हैं और कहाँ पर इनसे गलतियाँ हो रही हैं, उसकी आप पहचान करोगे तभी तो नेक्स्ट टाइम उसको अच्छे से सही करके बढ़िया रिजल्ट दोगे उनको। तो बच्चे की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना कि बच्चा कहाँ पर सीख रहा है और कहाँ पर उससे गलतियाँ हो रही हैं, तो आकलन करने का मुख्य उद्देश्य ये हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा, बाकी ये दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं, ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन शैलियों का संवर्धन करना चाहते हैं। आप एज ए टीचर हैं तो समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए आप इनमें से क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करते हैं। अभिसारी चिंतन, स्वचिंतन प्रतिबिंबन, कंठस्थीकरण बिल्कुल निगेटिव, निष्क्रिय अनुकरण बिल्कुल निगेटिव, अभिसारी चिंतन बिल्कुल भी नहीं। सिकुड़ता हुआ चीज़ आप थोड़ी ना सिखाएंगे उसे कि वन लाइनर सिखाएंगे कि रट्टा, ये तो रट्टा हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हमारा स्वचिंतन और प्रतिबिंबम की बच्चे को खुद सोचने के लिए, कुछ क्रिएटिव करने के लिए उसे अवसर देंगे। सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि में आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है? विद्यालयों में जो सुविधा वंचित बच्चे हैं उनमें जो निम्न स्तरीय निष्पादन है वो किस तरफ संकेत करेगा? तो ऑप्शन चेक करते हैं। विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता की ओर ध्यान देता है। उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं। विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं। बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अध्ययन के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। सही ऑप्शन हमारा यही थर्ड होगा कि विद्यालय सभी बच्चों की, जो बच्चे सुविधा वंचित हैं और सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे हैं उनकी, और जो नॉर्मल बच्चे हैं उन दोनों में आवश्यकता क्या क्या है उनकी, और कहाँ कहाँ पर उनकी कमियां हैं और योग्य किस प्रकार हैं, उन चीज़ों को वो संबोधित नहीं कर पाता है, इसलिए उनमें निम्न स्तरीय निष्पादन हो जाता है। तो सही ऑप्शन हमारा थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकलांगता व्यक्तित्व और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण का समर्थन देता है? विकलांगता व्यक्तित्व और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रिया का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टि को समर्थन नहीं देता है? तो चिकित्सीय, दानशीलता, सामाजिक, मानवीय अधिकार, तो ये तीनों हमारा गलत हो जाएगा, सही सामाजिक हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के सफल समायोजन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जो बच्चा सुन नहीं सकता, श्रवण बाधित है, उसके समावेशन के लिए अगर आप एक अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग। अरे यार वो सुन नहीं पाएगा तो उसे व्याख्यान करके आप क्या करेंगे? अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का उपयोग, बिल्कुल गलत, ये भी तो सुनने से ही है। कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध, यहाँ पर निषेध है तो निषेध नहीं, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, तो ये भी गलत। यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दिशात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ प्रेरित हो, तो मतलब जो आप सिखाएंगे वो दृष्टात्मक प्रस्तुतिकरण भी हो, मतलब देख भी सके, ताकि वो सुन नहीं सकता तो वो देख तो सकेगा ना, तो वो चीज़ हो जाएगा यहाँ पर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना होती है? जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जिनका आयु लेवल ज़्यादा होता है, IQ, वो किस तरह की इसमें से संभावना उनकी होती है? तो ऑप्शन चेक करते हैं। उनके मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, ये तो उल्टा है भाई। अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया करते हैं, ये भी उल्टा है। यह कार्य चुनौती भरा है और उस काम को वो तुरंत छोड़ देते हैं, नहीं उसमें लग जाते हैं, वो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं, बिल्कुल सही, वो क्रिएटिविटी होते हैं, वो नई नई चीज़ों को अन्वेषण करते रहते हैं, आविष्कार करते रहते हैं, तो सही ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हमें डिसऑर्डर वाले क्वेश्चंस आ गए। लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम्य पहुंच, विभिन्न संवेदों का उद्दीपन, प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधीय समूह में प्रस्तुत करना, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। यहाँ पर पूछा गया है कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यहाँ पर स्वालीनता वाले बच्चों के लिए पूछा गया, तो स्वालीनता वाले बच्चे और प्रस्तुत कौन सी चुनौती प्रस्तुत करेगा? तो इसी में यही चीज़ तो वो नहीं कर पाएगा कि बिना किसी अंतराल के वो लंबी अवधि तक व्याख्यान थोड़ी ना कर पाएगा। स्वालीनता वाले बच्चे तो समाज के सामने अपने आप को प्रदर्शित भी नहीं कर पाते हैं, तो बिना किसी अंतराल को व्याख्यान देने की तो बात ही दूर है। तो सही ऑप्शन हमारा यही होगा फोर्थ, यही वो नहीं कर पाएगा, उसके सामने इसी चीज़ की चुनौती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शन अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के प्रोत्साहित करना चाहिए। सही, ये तो बिल्कुल सही है, जहाँ पर प्रोत्साहन की बात करने की बात आए वो बिल्कुल सही होता है। तर्क देख लेते हैं। अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक, तो ये भी सही है, तो ए और आर हमारा दोनों सही है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ए और आर दोनों सही और आर एक ही सही व्याख्या करता है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम में निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका महत्व नहीं देता है? निगेटिव पूछा गया है यहाँ पर, तो निगेटिव देख लेते हैं कौन सा है। व्यवहार अनुकूलन, सहपाठी सहगामिता, अन्वेषण अधिगम, पारस्परिक शिक्षण। तो एक बार आप क्वेश्चन दोबारा जरूर रिपीट कर लिया करिए कि क्या पूछा गया है। तो विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देता है, तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है ना, तो व्यवहार अनुकूलन, सहपाठी सहभागिता, अन्वेषण अधिगम, तो ये तीनों तो पॉजिटिव है, यही व्यवहार अनुकूलन निगेटिव है, तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। निष्क्रिय अनुकरण, ये तो निगेटिव है भाई, इसके द्वारा थोड़ी ना सीखेंगे। पुरस्कार एवं दंड, ये भी निगेटिव है। जिज्ञासा और अन्वेषण, कंठस्थीकरण, ये भी निगेटिव है, तो सही ऑप्शन हमारा जिज्ञासा और अन्वेषण हो जाएगा, जिससे एक प्रभावशाली तरीके से बच्चे सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है? यहाँ पर बाधक पूछा गया है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अनुपूरक चिंतन,
प्रकार्यात्मक स्थिरता, बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। तो ये दोनों तो सही है और ये भी सही है। प्रकार्यात्मक स्थिरता मतलब जो कार्य जिस तरह से हो रहा है उसी तरह से चलने देना, मतलब लीक वही नहीं। तो ये ऑप्शन ये बाधक होता है कि नए नए बच्चों को अवसर नहीं दिया जाता और उसी चीज़ पर उसे चलाने की कोशिश की जाती है। तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए। ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसका हम। वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाओं साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इस पर समग्रता से विचार करना चाहिए। तो पॉजिटिव तो बिल्कुल ये है, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो सही ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा। देखिए आप आज हमने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं सब में टैग वर्ड्स भर भर के यूज हुए हैं। तो अगली क्लास हम आप लोगों की टैग वर्ड्स पर लाएंगे। टैग वर्ड्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा क्योंकि हर क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं कि टैग वर्ड्स का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, जिसका प्रयोग करके आप क्वेश्चन और ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही ऑप्शन पर टिक कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम, समझ को समुन्नत करने के लिए अधिगम, नगद पुरस्कार पाने के लिए एकदम, किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के। तो यहाँ पर बाह्य प्रेरणा के बारे में पूछा गया। बाह्य प्रेरणा मतलब एक्सटर्नल, कि बच्चे बस पुरस्कार पाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए अधिगम करते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सायमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप से तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उससे किस प्रकार की भावना का विकास करता है। सायमा जब असफल हो रही है तो ये मानती है कि योग्यता स्थिर है, उसे बदला नहीं जा सकता। तो उसमें किस चीज़ की सोच है? जिज्ञासा की, असहायता का, सीखा हुआ भाव, ये सही ऑप्शन है। बाकी ये तीनों तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव पूछा गया तो निगेटिव का निगेटिव हो जाएगा कि असहायता का भाव है, इसलिए वो समझ रही है कि योग्यता स्थिर होती है, इसे सीख कर और ज़्यादा प्रयास कर कर बदला नहीं जा सकता। तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे। यहाँ पर बचने के लिए पूछा गया, मतलब निगेटिव होगा पक्का। तो ऑप्शन चेक करते हैं हम। आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, तो निगेटिव यही है। देखते हैं आगे क्वेश्चन, उनके पूर्व ज्ञान से संबद्धता जोड़ेंगे, तो ये तो पॉजिटिव है। ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं से लागू करने के अवसर देंगे, ये भी पॉजिटिव है। उस अवधारणा हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण पॉजिटिव है। तो निगेटिव पूछा गया तो निगेटिव हमारा यही है, दोहराने के लिए। यहाँ पर भी टैग वर्ड्स का यूज किया, तो सही ऑप्शन भी हमारा यही हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। व्यक्तिगत कारक, पर्सनल कारक कौन सा है? पर्सनल कारक अनुवांशिकता हो जाएगा ना, सेकंड। बाकी हम देखेंगे ही नहीं, सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चंस। इसके बाद आप लोग अपना स्कोर बताइएगा। 30 में से आपके सीडीपी में 30 क्वेश्चंस में से आज कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने रॉन्ग हुए। क्वेश्चन चेक करते हैं। अधिगम किसके द्वारा नकारात्मकता रूप से प्रभावित होता है? निगेटिव पूछा गया है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव, ऑप्शन भी निगेटिव सही होगा। अध्यापक द्वारा पाठ प्रदान करना सही है। निराशा की भावना, ये निगेटिव है भाई। विद्यालय की मुद्रित समृद्ध परिवेश, ये पॉजिटिव है। विद्यालयों की जरूरत अनुसार व्यक्तिगत रूप से दिए जा रहे हैं अनुदेशन, तो निगेटिव हमारा ये है। निराशा की भावना जब बच्चों में होगी तो उसे नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा उसके अधिगम को। ठीक है, तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस आज के। अब अपना स्कोर बताइएगा कि आपके 30 में से किससे क्वेश्चन सही हुए। अब मैंने आपको बताया कि पिछली बार के बुकलेट से क्वेश्चन था, 2 ऑनलाइन बेस पर हुआ था। तो अगर आपके इसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको और प्रैक्टिस करने और मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत है। और आपके 25, 26, 27 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी सीडीपी की तैयारी बिल्कुल हो चुकी है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सीटेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और क्लासेस हमारे चैनल पर आती रहती हैं।